Hi everyone, welcome to your channel I Learn। आज हम पोएम 9 द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन का पार्ट 1 का वीडियो करने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। सो ये पोएम द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन एक ह्यूमरस पोएम है। ये एक्चुअली बच्चों के लिए लिखी गई पोएम है, बट ऑफ कोर्स क्योंकि ये आपके स्टैंडर्ड के लिए ये पोएम दी गई है, सो आपको उसको थोड़ा सा विद मैच्योर पर्सपेक्टिव भी देखना है। सो इट्स अ ह्यूमरस पोएम, तो आपको मजा आएगा पढ़ने में एंड आपको ऑफ कोर्स लगेगा कि आप एक बच्चों की पोएम पढ़ रहे हैं एंड ऑफ कोर्स ये बच्चों की पोएम है, बट आपको इस पोएम में से वो मीनिंग भी निकालना है जो शायद बच्चे ना एकदम से निकाल पाए। सो ऑफ कोर्स जब बड़े उनको एक पोएम सुनाएंगे तो उसके पीछे मॉरल या थीम उन्हें बताएंगे, बट यू बिकॉज यू आर इन क्लास 10 तो आप इसका जो भी मॉरल है, इसका जो भी थीम है, खुद पता करने की कोशिश कीजिए। सो दिस पोएम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ अ बैलेड, अ सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी। सो ये जो पोएम है उसको बैलेड के स्टाइल में लिखा गया। बैलेड क्या होते हैं? बैलेड बेसिकली ऐसे सॉन्ग्स या पोएम्स होते हैं जिसमें आप कुछ स्टोरी बताते हैं एंड ये स्टोरी जो होती है वो नॉर्मली कुछ हीरोज की कहानी होती है या कुछ करेजियस एक्शन के रिलेटेड कुछ स्टोरीज होती हैं। सो इट नरेट्स टेल्स ऑफ करेज और हेरोइज्म। दिस पोएम इज अ ह्यूमरस बैलेड क्लोज टू अ पैरोडी। और ये जो पोएम है ये एक ह्यूमरस बैलेड है, मतलब ये इसमें आपको थोड़ी सी कॉमेडी दिखेगी, इस तरह से इसको लिखा गया है। एंड ऑलमोस्ट क्लोज टू यानी एकदम ऑलमोस्ट ये पैरोडी की तरह है। पैरोडी क्या होता है? पैरोडी आप जब भी किसी चीज को इमिटेट करते हो थोड़ा एग्जैजरेटेड वे में, उसको और कॉमिकल बना देते हो, उसको आप पैरोडी कहते हैं। तो ओरिजिनल की आप जब कॉपी करते हो बट उसको आप एग्जैजरेट करके उसे और कॉमिकल बनाते हो तो उसको पैरोडी कहा जाता है। सो यू कैन से ह्यूमरसली एग्जैजरेटेड इमिटेशन। एंड ये क्या चीज की इमिटेशन है? ये बेसिकली किसी भी एक हीरो से रिलेटेड कोई भी अगर बैलेड लिखी जाती है उसकी एक पैरोडी है। तो इट इज नॉट किसी एक पर्टिकुलर बैलेड को लेके उसको वापस आपके लिए नरेट किया गया, ऐसा नहीं है। बस इस जॉनरा का बेसिकली ये जो इमिटेशन है ये बैलेड जॉनरा का एक इमिटेशन है, यू कैन से। रीड इट अलाउड पेइंग अटेंशन टू द रिदम। सो हम इसे पढ़ेंगे एंड हम किस पे ध्यान देंगे? इसके रिदम पे ध्यान देंगे। इस पोएम को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इसके पोएट के बारे में जानते हैं। तो इस पोएम के पोएट हैं ऑगडेन नैश एंड ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपकी बुक में ही दी गई है। ऑगडेन नैश wrote over 400 pieces of comic verse. The best of his work was published in 14 volumes between 1931 and 1972. His work is perhaps best described in this poetic tribute by Anthony Burgess. So Ogden Nash जो पोएट है उन्होंने अराउंड 400 पोएम्स लिखी, इस तरह की कॉमिकल पोएम्स लिखी हैं एंड इनकी जो बेस्ट वर्क्स हैं, इनकी जो सबसे अच्छी जो पोएम्स हैं वो 14 वॉल्यूम्स में पब्लिश की गई थी 1931 से 1972 के बीच में। एंड इनके वर्क को, इनका जो स्टाइल है, इनका जो लिखने का तरीका है, इनका जो ओवरऑल थीम जिस पे वो लिखते हैं उसको डिस्क्राइब किया है बेस्ट एंथनी बर्जेस ने अपने एक पोएम में। तो उस पोएम की कुछ लाइनें यहाँ पे दी गई हैं। He brought a new kind of sound to our literary diversions and didn't care much about breaking the poetic laws of the Medes and the Persians. He uses lines sometimes of considerable length that are colloquial and prosy, and at the end presents you with a rhyme. This bringing together of the informal and the formal is what his genius chiefly loves. I am trying to imitate him here, but he is probably quite inimitable. So ये कह रहे हैं कि इन्होंने नए तरीके का साउंड लाया लिटरली डाइवर्जन्स में। नए तरीके का साउंड यानी बिकॉज ये बहुत ज़्यादा बैलेड्स लिखते थे, इस तरह से कॉमिकल वर्सेस लिखते थे एंड उनको आप एक तरह से सॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट उनके लिखने का तरीका इतना डिफरेंट था, वो डाइवर्ट करते थे जो भी लिटरली रूल्स होते हैं। सो आप जब भी फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट लिखते हो, अगर आप एक लेटर राइटिंग करते हो, अगर आप एडवर्टीजमेंट लिखते हो, तो आपको एक सेट ऑफ गाइडलाइंस दी जाती हैं कि आपको ऐसे ऐसे चीज़ें लिखनी है। लेफ्ट में एड्रेस लिखना है, राइट में डेट लिखनी है फॉर एग्जांपल, एंड आपको सैल्यूटेशन देना है इस तरह से। एडवर्टीजमेंट में ऊपर एक कैची सा एक हेडलाइन होना चाहिए। ये रूल्स को अगर आप ब्रेक करते हैं तो उसको कहते हैं हम डाइवर्जन्स, बट वो ऑफ कोर्स आपका एक फॉर्म बन जाता है जब ये डाइवर्जन्स आपका एक स्टाइल बन जाता है एंड इनफैक्ट वो डाइवर्जन को यूज करके आप मीनिंग ऐड करते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप रूल्स जानबूझ के तोड़ रहे हैं, आप रूल्स इसलिए तोड़ रहे हैं, आप डाइवर्ट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इट इज नेसेसरी। तो इस तरह से उन्होंने एक नया काइंड ऑफ साउंड लाया, एक नया काइंड ऑफ स्टाइल लेके आए वो इस लिटरेरी यू कैन से वर्क में, दैट इज पोएम। एंड वो ज्यादा केयर नहीं करते थे पोएटिक लॉस को ब्रेक करने में। एंड यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है मीडीज एंड पर्शियंस का। सो मीडीज एंड पर्शियंस अर्लियर सिविलाइजेशंस हैं एंड इनफैक्ट पर्शियन सिविलाइजेशन के एक बहुत ही फेमस पोएट है
रूमी, जिनके बारे में आपको पता होगा कि वो सूफी पोएम्स लिखते थे। सूफी मूवमेंट को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया था। तो अगर आपने सूफी पोएट्स के बारे में पढ़ा है या उनके कुछ पोएम्स सुने हैं तो आपको पता होगा कि कितना ज़्यादा उनमें फॉर्मल स्टाइल होता है एंड कितनी हाई लेवल ऑफ पोएटिक डिवाइसेस भी वो यूज़ करते हैं। एंड उनके लॉज को वो ब्रेक जब करते थे अपनी पोएम से तो उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। सो मीडीज एंड पर्शियंस का नाम इसलिए लिया गया कि बिकॉज इनको एडवांस पोएटिक वर्क्स के लिए जाना जाता है। ही यूजेस लाइन समटाइम्स ऑफ कंसिडरेबल लेंथ दैट आर कोलोकियल एंड प्रोजी, एंड वो कभी कभी लाइन्स यूज करते हैं जो कि कंसिडरेबल लेंथ के होते हैं, मतलब कुछ लाइन्स बहुत ही ज़्यादा लंबे होते हैं एंड कोलोक्वियल होते हैं। कोलोकियल का मतलब क्या होता है? कोलोकियल का मतलब होता है जब आप बोलचाल की भाषा यूज करते हैं इवन राइटिंग में। फॉर एग्जाम्पल आज डिजिटल एज में आपके पास इनफैक्ट दो तीन तरह की लैंग्वेज है। एक लैंग्वेज ये है जो कोलोकियल आप कह सकते हैं, दैट इज बोलचाल की भाषा जो अपने दोस्तों से इस्तेमाल करते हैं, इनफैक्ट आप फैमिली के साथ भी बातें करते हैं। एक सेकेंड काइंड ऑफ लैंग्वेज है जो आप एसएमएसेस में यूज़ करते हैं या व्हाट्सएप में यूज़ करते हैं, इस तरह के मैसेजिंग सर्विसेज में। तो उसमें आपका एकदम अलग स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है। एंड देन थर्ड इज द फॉर्मल राइटिंग, जो आप फॉर एग्जांपल या तो अगर आप बुक लिख रहे हैं या तो आप एग्जाम में आंसर्स लिख रहे हैं या किसी एप्लीकेशन को लिख रहे हैं तो उसमें आपका जो भी वे ऑफ राइटिंग है दैट इज डिफरेंट। तो कोलोकियल का मतलब बोलचाल की भाषा को वो एक्चुअली फॉर्मल राइटिंग में भी यूज करते थे। कोलोकियल मतलब बोलचाल की भाषा। एंड प्रोजी, प्रोज और वर्स में क्या डिफरेंस है? वर्स हो गया पोएम एंड प्रोज हो गया आपके टेक्स्ट। तो प्रोजी व्हेन यू से, तो आप जब वर्स लिख रहे हैं एंड आपकी लाइंस बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है तो ऐसा लगता है कि आप एक तरह से पैराग्राफ ही लिख रहे हैं, एक प्रोज ही लिख रहे हैं। तो उनकी कभी कभी कुछ लाइनें इतनी लंबी हो जाती थी कि वो एक तरह से फील देती थी कि वो बहुत प्रोजी है। एंड एट द एंड प्रेजेंट्स यू विद अ राइम, और फिर इवन दो उनकी लाइनें इतनी लंबी होती थी लास्ट में वो राइम ऐड करके उसे पोएटिक फील दे देते थे। दिस ब्रिंगिंग टुगेदर ऑफ द इनफॉर्मल एंड द फॉर्मल इज व्हाट हिज जीनियस चीफली लव्स। सो इस तरह का फॉर्मल और इनफॉर्मल का आपस में मिल जाना, मिला देना, फ्यूजन करना ही उनको बहुत ज़्यादा पसंद था। एंड आई थिंक इस चीज़ को हम इस पोएम में नोटिस करेंगे कि कैसे वो इनफॉर्मल और फॉर्मल को मिक्स करते हैं अपनी पोएम में। आई एम ट्राइंग टू इमिटेट हिम हियर बट ही इज प्रोबेबली क्वाइट इनइमिटेबल। तो ये क्या कह रहे हैं इस पोएम में एंथनी बर्जेस कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनको इमिटेट करूँ इस पोएम में ही। सो ये पोएम वो उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं, उनको एक तरह से सम्मान देने के लिए लिख रहे हैं एंड कोशिश करें कि उनकी स्टाइल वो कॉपी करें। बट वो लास्ट में क्या कह रहे हैं कि ही इज प्रोबेबली क्वाइट इनइमिटेबल। इनइमिटेबल आप उसको कहते हैं कि समथिंग इज सो गुड दैट उसको आप कॉपी नहीं कर सकते हैं। तो समथिंग इज यूनिक या इतनी अच्छी है कि आप उसे कॉपी नहीं कर सकते। So let's start with the poem. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a realio, trulio, little pet dragon. So सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करेंगे that is a rhyming scheme. So poem पढ़ते समय आप सबसे पहली चीज यही नोटिस करते हैं कि rhyming scheme क्या है, whether rhyming scheme है कि नहीं, and क्या flow है, क्या टोन है इस पोएम का, किस तरह का म्यूजिकल फीलिंग, अप एंड डाउन मूवमेंट्स क्या है सिलेबल्स का वो आपको दे रहा है। सो क्लियरली यहाँ पे ए बी राइमिंग स्कीम है। सो हाउस माउस के साथ राइम कर रहा है, सो ए, वैगन ड्रैगन के साथ राइम कर रहा है, सो बी। एंड इनफैक्ट ये 15 स्टैंजा की पोएम है एंड एक स्टैंजा को छोड़ के सारे स्टैंजास 4 लाइन के हैं, सब में ए बी राइमिंग स्कीम फॉलो की गई है। एंड एक स्टैंजा जो कि 6 लाइन का है उसमें भी इन्होंने सिमिलर राइमिंग स्कीम रखी है। दैट मीन्स कि जो भी कंसेक्यूटिव लाइंस हैं उनके जो एंड है वो राइम करेंगे। सो इसको कंटिन्यू करते हुए उन्होंने जो 6 लाइन का स्टैंजा उसमें भी ए सी वाला पैटर्न फॉलो किया। नाउ स्टैंजा 1 में हमें इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इस पोएम के कैरेक्टर से। तो इसमें बेलिंडा है, वो एक छोटे से घर में रहती है, इसके साथ रहती है एक ब्लैक किटन, एक लिटिल ग्रे माउस, एक लिटिल येलो डॉग और एक लिटिल रेड वैगन एंड रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और एक पेट ड्रैगन के साथ। नाउ यहाँ पे रियलियो ट्रूलियो कोई रियल वर्ड्स नहीं है। एंड ऑफ कोर्स जैसा हमने पढ़ा था ऑग्नेन नैश के बारे में कि वो बहुत ही इनफॉर्मल फॉर्मल को मिक्स करते रहते हैं। सो फॉर्मल स्कीम वो पोएम की फ्लो में ला रहे हैं, राइमिंग स्कीम में ला रहे हैं, बट सडनली उन्होंने कुछ अजीब सा वर्ड इस्तेमाल कर लिया। सो रियलियो इज नथिंग बट रियलियो एंड ट्रूलियो इज नथिंग बट ट्रूलियो, एंड इनफैक्ट आप ओ को हटा दीजिए, सो इट्स बेसिकली एंड रियली ट्रूली लिटिल पेट ड्रैगन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो रियली ट्रूली क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज आप
एक बहुत ही फैंटास्टिकल चीज ऐड कर रहे हैं, फैंटेसी से रिलेटेड चीज ऐड कर रहे हैं, दैट इज ड्रैगन। ड्रैगन ऐसे क्रीचर्स हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, सिर्फ फैंटेसीज में एग्जिस्ट करते हैं। सो ऑफ कोर्स जब आप इस चीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप ये इम्प्रेस करना चाहते हैं कि सच में उसके पास एक ड्रैगन था। सो दिस इज फैंटेसी, एंड उस फैंटेसी को रियल दिखाने के लिए ये रियली ट्रूली बोल रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स राइमिंग स्कीम में फिट हो जाए, फ्लो में फिट हो जाए पोएम के, एंड एक कॉमिकल सी फीलिंग दे, इसलिए उन्होंने उसको रियली और ट्रूली लिख दिया। अनदर थिंग जो आप नोटिस करेंगे, एंड इनफैक्ट ये पोएम से बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, दैट इज़ रेपिटेशन। सो यहाँ पे अ लिटिल का रेपिटेशन 2 लाइन में हुआ है। सो अ लिटिल ब्लैक किटन, अ लिटिल ग्रे माउस, अ लिटिल येलो डॉग, अ लिटिल रेड ड्रैगन। एंड ऑफ कोर्स जैसा आपको सुनने में आ रहा है, एक इफेक्ट देता है ये रेपिटेशन। इनफैक्ट इन द फ्लो ऑफ पोएम, पोएम की जो भी एक रिदम है उसको भी इंटरनल रिदम जिसे हम कहते हैं, तो एक रिदम है जो राइमिंग स्कीम से आ रहा है, और एक जो इन बिटवीन लाइंस में जो एक रिदम है उसको फुलफिल करता है ये, एंड इसको आप रिपीटेशन कहते हैं। रिपीटेशन इन सिंपल टर्म्स, रिपीट करना चीज़ों को, एंड ये यहाँ पे किस लिए यूज़ किया उन्होंने, इंटरनल रिदम के लिए। ये मत भूलिएगा कि दिस इज़ अ बैलेड, सो इसको नॉर्मली लोग सॉन्ग की तरह गाते भी हैं, इसके स्टेज परफॉर्मेंसेज भी होते हैं, आप यूट्यूब में देख सकते हैं कि कैसे इसको परफॉर्म किया जाता है अलग अलग तरीक़ों से। इनफैक्ट इस पोएम का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रैप वर्जन है, एंड आई एम श्योर आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अनदर पोएटिक डिवाइस, तो रेपिटेशन इज वन ऑफ द पोएटिक डिवाइसेस। दूसरा जो पोएटिक डिवाइस है वो है इस तरह का रेपिटेशन, सो एंड अ लिटिल एंड अ रियली, सो एंड अ रिपीटेड फ्रेज या रिपीटेड वर्ड से अगर आप कंजिक्यूटिव लाइंस को स्टार्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं एनाफोरा। Now the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward, and she called him Custard. So यहाँ पे अब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सब कैरेक्टर्स को। तो जो ब्लैक किटन है उसका नाम है इंक, जो माउस है उसका नाम है ब्लिंक, जो येलो डॉग है उसका नाम है मस्टर्ड, एंड क्योंकि जो पेट ड्रैगन है उसका वो बहुत ही कॉवर्ड है, दैट मीन्स ब्रेव नहीं है, बहादुर नहीं है, इसलिए उसको क्या बुलाती है वो, कस्टर्ड। एंड ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बिकॉज यहाँ से एक चीज क्लियर होती है कि बेलिंडा इन वन वे और अनदर अपने पेट ड्रैगन का मजाक उड़ाती है। सो उसने उसका नाम कस्टर्ड इसलिए रखा है क्योंकि वो कॉवर्ड है, एंड इस तरह से वो उसको नेम कॉलिंग करके उसको एक तरह से इनडायरेक्टली कॉवर्ड बोलती है। सो दिस इज, ये इस चीज को आप नोटिस करें एंड यू विल फाइंड कि ये चीज कंटिन्यू होती है इस पोएम में। एंड अगेन एंड द लिटिल, दिस इज एनाफोरा। आई थिंक अब आपके लिए आसान होगा, बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस जो उन्होंने कंटिन्यू किया है यूज करना, एंड यहाँ पे अगेन ए बी बी इज द राइमिंग स्कीम, सो ये कंटिन्यू रहेगा सारे स्टैंजास में। ना वो डॉग को क्या बुला रही है, डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड। सो ऑफ कोर्स डॉग येलो कलर का है, एंड येलो इज सिमिलर टू मस्टर्ड कलर, सो उसको मस्टर्ड कलर के थ्रू भी वो बुला सकती है, बट शी इज सेइंग दैट कि वो शार्प है मस्टर्ड की तरह। सो शार्प का मतलब होता है क्लेवर होना, बट मस्टर्ड के वो टेस्ट से कंपेयर कर रही है। सो मस्टर्ड का जो भी टेस्ट होता है वो बहुत ही शार्प होता है। सो यहाँ पे वो उसकी जो क्वालिटी है क्लेवरनेस मस्टर्ड के टेस्ट के साथ कंपेयर की जा रही है, एंड इस तरह की कंपैरिजन को आप क्या कहते हैं, सिमिली। एंड ऑफ कोर्स सिमिलीज को फाइंड करने का सबसे आसान तरीका है वर्ड्स लाइक एज, एंड दूसरे वर्ड होते हैं लाइक। Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose, and Realio Trulio daggers on his toes. So Custard the dragon के पास big sharp teeth हैं, बहुत ही sharp teeth हैं उसके, spikes on top of him, और उसके पूरी बॉडी पे spikes हैं इस तरह से, नॉर्मली जैसे ड्रैगन के स्किन पे होते हैं, एंड उसके नीचे स्केल्स हैं। सो स्केल्स इस तरह के एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर होती है बहुत सारी, स्पेशली रेप्टाइल्स की, एंड उसके पूरे बॉडी में नीचे की और स्केल्स हैं। माउथ इज लाइक अ फायर प्लेस, माउथ कैसी है, फायर प्लेस, बट्टी जैसा उसका मुंह है। चिमनी फॉर ए नोज, नोज कैसा है उसका, चिमनी की तरह, मतलब उससे धुआं निकलता रहता है। सो इसका मतलब ये फायर स्पिटिंग ड्रैगन है, so, ऐसा ड्रैगन है जो फायर निकाल सकता है। एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, सो डैगर्स किसको बोला जा रहा है, डैगर्स ऑन हिज टोज, डैगर्स उसके क्लॉज को बोला जा रहा है। So daggers are nothing but sharp claws. तो ऑफ कोर्स यहाँ पे
अगेन रिपीटेशन का इस्तेमाल किया गया है, रियली और ट्रूली पिछले स्टैंजा में भी यूज किया गया है, यहाँ पे भी यूज किया गया है, बट यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सा यूज किया है पोएट ने। थर्ड लाइन में उन्होंने मेटाफर एंड सिमिली साथ ही साथ यूज किए। सो व्हेन यू से माउथ लाइक अ फायर प्लेस, इस टाइप का कंस्ट्रक्शन हो जाता है आपका सिमिली, बिकॉज यहाँ पे यू आर सेइंग कि समथिंग इज लाइक द अदर, एंड ऑफ कोर्स आप सिंपली वर्ड यूज करते हैं लाइक या एज, जैसे हमने पिछले स्टैंजा में देखा था। बट इन द सेकेंड हाफ यू आर सेइंग चिमनी फॉर अ नोज, आपने नोज को रिप्लेस कर दिया चिमनी, सो चिमनी इज नथिंग बट द नोज, और नोज इज नथिंग बट द चिमनी। सो व्हेन यू रिप्लेस, आप जब रिप्लेस करते हैं एक चीज को दूसरी चीज से उसकी क्वालिटी को दर्शाने के लिए, तो आप उसको मेटाफर कहते हैं। तो ये डिफरेंस होता है मेटाफर और सिमिली में। सिमिली में आप कहते हैं ये चीज दूसरे की तरह है फॉर दिस क्वालिटी, सो दैट डॉग इज शार्प एज अ मस्टर्ड, एंड आप शार्प क्यों बोल रहे हो, बिकॉज मस्टर्ड का भी टेस्ट जो है शार्प होता है, एंड ही इज शार्प एज क्लेवर लाइक दैट। बट व्हेन यू आर सेइंग चिमनी फॉर अ नोज, सो यू आर सेइंग कि नोज में से धुआं निकलता है चिमनी की तरह। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ bears, and ink and blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage. So यहाँ पे चारों कैरेक्टर्स के बारे में कुछ और डिटेल्स दे रहे हैं पोएट। सो बेलिंडा कैसी है, ब्रेव है एज अ बैरल फुल ऑफ bears, ऑफ कोर्स सिमिली का इस्तेमाल किया गया है एज यूज करके। सो ब्रेव है कैसे, एक बैरल, बैरल इस तरह के आप कंटेनर को कहते हैं, वुडन कंटेनर, तो उस बैरल में अगर आप बेयर्स को भर दोगे तो ऑफ कोर्स उस बैरल से सब डरेंगे, तो वो इतनी ब्रेव है जितना एक बैरल फुल ऑफ बेयर्स ब्रेव होते हैं। That means she is very brave. In simple terms, you can say she is very brave. And Ink and Blink. So Ink is the cat, Blink is the mouse. वो इतने brave है कि वो lion को भी chase करते हैं down the stairs. So of course यहाँ पे both of them you can say is little bit of exaggeration. यहाँ पे exaggeration मतलब बढ़ा चढ़ा के कोई चीज को बोलना, that is called exaggeration. And of course पैरोडी इसलिए लोग इस पोएम को बोलते हैं बिकॉज इस तरह के एग्जैजरेशन बहुत यूज किए गए हैं इसमें। एंड इस तरह के स्टेटमेंट्स जब भी आप इंग्लिश लैंग्वेज में देते हो तो यूज एज अ पोएटिक डिवाइस या लिटरेरी डिवाइस इन जनरल, तो आप उसको हाइपरबोली कहते हैं। तो हाइपरबोली का मतलब कि आप इतना ज्यादा बड़ा चढ़ा के चीजों को बोल रहे हैं जस्ट टू शो इफेक्ट कि वो इतना शक्तिशाली है कि अपने हाथ से पहाड़ उठा सकता है। सो ऑफ कोर्स यू आर जस्ट ट्राइंग टू से कि वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, एंड यहाँ पे आप यही कहने की कोशिश करें कि वो इतने ज्यादा ब्रेव है कि वो एक लायन को भी खदेड़ सकते हैं डाउन द स्टेयर्स। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, एंड मस्टर्ड कैसा था, इतना ब्रेव था जितना टाइगर गुस्से में जब होता है, रेज यानी एंग्री या एंगर इन दिस केस, टाइगर इन अ एंगर। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, एंड कॉन्ट्रास्ट क्या किया जा रहा है, बट कस्टर्ड जो कि इतना भयानक है कि उसके मुंह में आग रहती है, उसके नाक से धुआं निकलता रहता है, उसके पूरी बॉडी में स्पाइक है, उसके नीचे पूरे स्केल्स हैं, इतने भयानक होने के बाद भी वो सिर्फ नाइस सेफ केज के लिए रोता रहता है कि उसको एक सेफ सा केज चाहिए जिसमें वो बैठ के रहे। एंड ऑफ कोर्स ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है इस पोएम में, टू नो समथिंग अबाउट कस्टर्ड। कस्टर्ड के बारे में हमें एक बार पता चला बेलिंडा के बारे में कि बेलिंडा कैसा ट्रीट करती है कस्टर्ड को, एंड इससे हमें पता लग रहा है कि कस्टर्ड खुद को कैसे ट्रीट करता है। बेलिंडा tickled him, she tickled him unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the really or truly or cowardly dragon. So Belinda tickled him, she tickled him unmerciful. So of course यहाँ पे you can see repetition का use हो रहा है। So Belinda उसको tickle करती है, एंड कैसे टिकल करती है, अनमर्सीफुल। मर्सीफुल होना यानी दया खा लेना बीच में कि हाँ आप बहुत ज्यादा मैंने गुदी कर दी तो अब छोड़ देती हूँ। बट शी इज टिकलिंग हिम अनमर्सीफुल, मतलब बिना मर्सी किए बिना दया दिखाए उसे टिकल करती है। सो दिस इज समथिंग लाइक अ बुलिंग बिहेवियर यू कैन से। ऑफ कोर्स ये आपका इंटरप्रिटेशन है, बट वन थिंग इज क्लियर कि ये एक तरह की बुलिंग है बिकॉज वो अनमर्सीफुल है, क्योंकि वो इतना कॉवर्ड है तो वो उसे और ज्यादा सता रही है। और इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड भी उसे रूडली क्या बुलाते हैं, पर्सिवल। पर्सिवल एक नाइट है जो किंग आर्थर की लेजेंड्स में एक कैरेक्टर है। सो किंग आर्थर की जो फेमस स्टोरीज हैं जो जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन हुई है स्पेशली ब्रिटिश एरिया में, उनकी स्टोरीज में से एक नाइट है दैट इज पर्सिवल, एंड इनफैक्ट ही इज नोन टू बी अ हीरो। उनको आज स्पेशली अगर आप आज लोगों से पूछोगे तो पर्सिवल को हीरो माना जाता है।
सो ऑफ कोर्स अगर आप किसी को हीरो बुला रहे हैं तो दैट इज नॉट रूड, बट द प्रॉब्लम इस सेंटेंस को इंटरप्रेट करने में प्रॉब्लम ये है कि पर्सिवल का जो भी इंटरप्रिटेशन है कि किस तरह से आप इस नाम को देखते हो वो बहुत चेंज हुआ है ओवर द ईयर्स। तो पहले पर्सिवल को बहुत लोग भगोड़ा भी कहते थे, बिकॉज जब उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो भाग गया था। उसे फेलियर भी कहा जाता है बिकॉज वो अपने होली ग्रेल के मिशन में वो फेल हो गया था। एंड अनदर इंटरप्रिटेशन ये भी कह सकते हैं आप कि पर्सिवल को उसकी मम्मी ने, वन ऑफ द स्टोरीज में, बहुत डिफरेंट स्टोरीज है पर्सिवल की, वन ऑफ द स्टोरीज में पर्सिवल को उसकी मम्मी जो है सारे किंग वाले इन्फ्लुएंस्ड एरिया से हटा के जंगल जैसे एरिया में पालती है ताकि वो कभी भी ऐसे फाइटिंग वॉरियर्स को ना देखे और लड़ने चला जाए वो उसे लूज कर दे। तो उसे बहुत ही अननाइटली तरीके से उसे पालती है, इस तरह से पहला फुसला के रखती है, बहुत ही प्यार से रखती है। जिस तरह से बेलिंडा यहाँ पे उसको बहुत ही प्यार से कस्टर्ड बुलाती है एंड बहुत ही काइंड सा ट्रीटमेंट देना इस तरह से। तो यू कैन इन वन सेंस यू कैन से जो टिकलिंग वाला पार्ट है ये बहुत ही लवली वे में वो कर रही है, वो बुली नहीं कर रही है। अगर आप उस इंटरप्रिटेशन को लेते हैं तो यू कैन से कि हाँ पर्सिवल की उस स्टोरी से रिलेशन में बोला जा रहा है। अदरवाइज यू कैन सिंपली से कि हाँ पर्सिवल क्योंकि कॉवर्ड माना जाता था बिकॉज ड्यूरिंग द फाइट वो भाग गया था एंड उसको इस तरह से वो पर्सिवल बुला रहे हैं जस्ट टू शो कि यू आर अ कॉवर्ड। दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन। तो इस तरह से वो हंस रहे हैं, उसको नाम चिढ़ा रहे हैं बेसिकली पर्सिवल बुला के, हंस रहे हैं रेड वैगन में एट द रियलिटी ट्रूली कावर्डली ड्रैगन, एंड उसका नाम भी पड़ गया कि वो कावर्डली। बेलिंडा गिगल्ड till she shook the house, and Blink said, "Weak, which is giggling for a mouse." Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe cage. So ये पैराग्राफ और ज़्यादा लाइट शेड करता है कि किस तरह से वो बिहेव करते थे कस्टर्ड के साथ। तो बेलिंडा गिगल कर रही है, बहुत हंस रही है, इतना हंस रही है जब तक उसने पूरे घर को हिला नहीं दिया। दैट मीन्स शी इज एंजॉइंग इट। इस तरह से जो मजाक उड़ा रहे हैं तीनों मिलके इसका, वो भी उसे एंजॉय कर रही है। एंड ब्लिंक क्या कह रहा है, वीक विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। सो एक तरह से इन्वेंट किया है वर्ड पोएट नैश ने, एंड वो बोल रहे हैं वीक, ब्लिंक वीक कर रहा है एंड ये एक गिगलिंग साउंड है माउस का। तो इन्होंने इन्वेंट कर दिया एक वर्ड एंड वो कह रहे हैं कि ये इस तरह से ही माउस गिगल करती है। और इंक और मस्टर्ड उसको रूडली उसका एज पूछ रहे हैं, क्यों, जब वो रो रहा है नाइस सेफ केज के लिए। सो क्योंकि वो रो रहा है मुझे एक नाइस सेफ केज चाहिए, तो उसके रूडली उससे एज पूछे। दैट मीन्स अरे तुम कितने साल के हो, बच्चे हो क्या। तो इस तरह से उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि तुम बच्चों की तरह क्यों रो रहे हो और तुम्हें नाइस सेफ केज क्यों चाहिए। सडनली दे हर्ड अ nasty sound and mustard growled and they all looked around. Meouch, cried Ink, and ooh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. So suddenly अचानक से उन्होंने एक nasty sound सुना। तो बहुत ही खराब सा साउंड उन्होंने सुना। तो nasty का मतलब होता है वेरी बैड। एंड मस्टर्ड ने ग्राउल किया एंड वो चारों तरफ देखने लगे। इंक ने म्याउच बोला। सो म्याउच एक तरह का अगेन इन्वेंट किया है वर्ड नैश ने, एंड यू कैन सिंपली सी कि म्याउच जो है दो वर्ड के मिक्सचर से बना है, म्याऊ प्लस आउच। सो इन अ वे वो बताना चाह रहे हैं कि इंक जो है डर गए, तो डर गई है एंड इस तरह से वो म्याउच बोल रही है। एंड बेलिंडा जो है ऊह चिल्लाती है क्योंकि विंडो में क्लाइम करता हुआ एक पायरेट उनको दिखता है। तो ऑफकोर्स आप पूछेंगे विंडो वर्ड कहाँ है। सो विंडो वर्ड इज हियर। सो अगेन पोएट ने थोड़ा सा फनी वे में एंड इनफॉर्मल तरीके से विंडो को उन्होंने विंडा लिख दिया। सो विंडो इज नथिंग बट विंडो। एंड ऑफ कोर्स आपको समझ में आया कि उन्होंने क्यों किया, बिकॉज वो बेलिंडा के साथ राइम करवाना चाहते। एंड इन फैक्ट अगर हम बोलचाल की भाषा में देखें, इस तरह की करतूतें हम करते रहते हैं, इस तरह से हम वर्ड्स को तोड़ते मरोड़ते रहते हैं। इवन हम इस तरह से भी कहते हैं अरे भावनाओं को समझ गए ना। तो इस तरह से हम बोलचाल की भाषा में बहुत करते हैं, वर्ड्स को तोड़ देते हैं, मरोड़ देते हैं एंड सामने वाला भी समझ जाता है एंड नॉर्मली हम एक दूसरे को समझाने में कोई इशू नहीं होती। इस तरह की चीज़ जब आप रिटन कम्युनिकेशन में देखते हैं, इस तरह की चीज़ जब आप एक पोएम में देखते हैं तो आपको थोड़ा अजीब सा लगता है। एंड यही नैश जो है करते थे, ये इनफॉर्मल तरीके जो है वो फॉर्मल राइटिंग में लेके आते हैं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ हिज लिटरेरी स्टाइल। Pistol in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. So left hand में एक पिस्टल, राइट हैंड में एक पिस्टल और एक कटलास। कटलास इस तरह का एक तलवार होता है जो नॉर्मली पायरेट्स यूज करते हैं। तो उसके दांत में कटलास है, ब्राइट चमक रही है एकदम, मतलब बहुत ज़्यादा शार्प है।
हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, ऑफ कोर्स इस पिक्चर में आप इमेजिन कीजिए दिस इज ब्लैक, सो उसकी बियर्ड ब्लैक है, ऑरेंज नहीं है। वन लेग वॉज वुड, उसकी एक लेग वुड की है, जैसा हम नॉर्मली देखते हैं पायरेट्स का डिस्क्रिप्शन। इट वॉज क्लियर दैट पायरेट मेंट नो गुड, सो ये क्लियर था कि पायरेट मेंट नो गुड, मतलब पायरेट कुछ गड़बड़ करने ही आया है, वो अच्छे के लिए नहीं आया है। तो बेसिकली ही इज द विलन। तो हम अगले पार्ट में देखेंगे कि इसके बाद क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो को पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन पा कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द पहुंचे। इस पोएम के अगले पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय।